आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। कोरोना वायरस का पहला मरीज 17 नवंबर 2019 को मिला था, यानी 1 साल गुजर चुका है इस वायरस को हमारे बीच आए। इसने न सिर्फ जीने के तौर तरीके बदल दिए हैं बल्कि करोड़ों लोगों को अपना निशाना भी बनाया है। ये वायरस कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, इसकी रफ्तार में तेजी और सुस्ती जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अब तक इस पर लगाम नहीं लग पाया है। किसी भी मुल्क के पास दवा या वैक्सीन, दोनों में से एक भी हथियार नहीं है। ऐसे में एहतियात ही इसकी दवा है, इसका हथियार है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आज हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैला अग्रवाल, जयपुर से हमारे साथ हैं डागर घराने की 20वीं पीढ़ी शबाना डागर, और हैदराबाद से मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर शहला, सबसे पहले तो ये बताइए कैसी गुजर रही है जिंदगी इस कोरोना के दौर में? अब तो कोरोना की आदत हो गई है तरन्नुम। देखिए, घर बैठ के बात कर रहे हैं और पिछले 4 महीने से यही कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये है कि कहीं ना कहीं पूरे माशरे में, पूरी सोसाइटी में कोरोना फटीक सा आ गया है। मतलब लोगों को लग रहा है कि ये तो कहीं जा नहीं रहा, अब हम क्या करें। सबसे ज्यादा नुकसानदायक यही बात है। ये वो चीज है जिससे हम तंग नहीं आ सकते, हम ये लड़ाई को रोक नहीं सकते, हमें ये जूझ जो है अपनी लड़ाई लड़ती रहनी पड़ेगी। तो इसीलिए अच्छा है कि आप हमारे लिए तरन्नुम लेके आती हैं, सुरीले रियाना जी को लेके आई है, तो चीज अच्छी चलती रहेगी। अब देखिए, आदत तो हमें इस कोरोना के साथ जीने की डालनी पड़ेगी। डॉक्टर शैला, वैसे अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, यूके ने परमिशन दे दिया है फाइजर का जो वो वैक्सीन है उसके शॉट के लिए, तो नेक्स्ट वीक से ये लोगों के पास पहुंच रही है। जी अभय जी, दिक्कत क्या है कि एज अ मेडिकल प्रोफेशनल ऑल्सो होगा ये कि जब तक ये वैक्सीन आएगी तब तक जनता पहले ही इन्फेक्ट होके इम्यूनिटी हो जाएगी। ये पहले भी हुआ था, एक वैक्सीन तैयार की जा रही थी जब H1N1 आया था, और जब तक वैक्सीन आई थी तब तक वो सोसाइटी में इन्फेक्शन रेट जो है सबको हो चुका था। तो हम तो होप कर रहे हैं कि हम लोग सब ठीक ठाक इससे निकल जाएं। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल भी हिंदुस्तान में जो इन्फेक्शन हो रहा है वो काफी माइल्ड है, उसमें जो है जो डेथ्स की रेट है वो काफी कम है। हम लोग एक खांसी जुकाम से निकल रहे हैं, लेकिन उससे हमारी एंटीबॉडीज बढ़ रही हैं, बन रही हैं। सो होप करते हैं बेस्ट उसके लिए। वैक्सीन के ऊपर जो है हमें कितना भरोसा करना है, कितना करना है, ये अभी बहुत डिबेटेबल बात है। और वैसे भी ये फाइजर की जो वैक्सीन है, ये बताई जा रही है इसको रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, -70। इसीलिए जो हमारी वाली है, जो सीरम इंस्टीट्यूट हमारी बना रहा है, वो 2 to 8 डिग्री वाली है। तो वो हमारे लिए यूज करना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा पॉसिबल होगा। -70 जो है वो कब तक रहेगी, क्या रहेगी, कोल्ड चेन। अच्छा, लेकिन पर मैं आपको ये बता दूं कि -70 उसकी स्टोरेज है, और -70 के बाद 5 दिन तक आप अगर उसे निकाल के 2 से 8 डिग्री में रखते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल काम नहीं है। हम उस वैक्सीन को फ्लाई करके एक सेंटर पे ले जा सकते हैं और वहां पर विदिन 5 डेज आसपास के एरिया के लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि इस वैक्सीन के हमारे तक पहुंचने से पहले ही शायद हम लोग हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर लेंगे। वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में इन्फेक्शन इतना कम क्यों है? बिकॉज हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, हम सबके अंदर ट्यूबरक्लोसिस की एंटीबॉडीज हैं, हम सबको इतनी तरह के वायरल होते हैं, और इसीलिए कोरोना वायरस हम पे बहुत सख्ती नहीं कर पाया है। जी, और भी बात करेंगे इस पे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शबाना डागर जी। शबाना जी, आप डागर घराने से हैं, डागर घराने की आप 20वीं पीढ़ी है, और आपका जो घराना है वो हर साल कई इवेंट्स भी करवाता रहा है, करवाता आया है। तो इस साल कोरोना की वजह से क्या ये इवेंट्स हो पाए हैं, या अगर हो पाए हैं तो किस तरह से आपने किए? बिल्कुल तरन्नुम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने का। और ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर सफ़र हुआ है तो आर्टिस्ट कम्युनिटी बहुत सफ़र हुई है इससे, क्योंकि वो हर वक्त के जो प्रोग्राम्स रोज़ हुआ करते थे वो इस कोरोना की वजह से नहीं हो पाए, और आर्टिस्ट उसको नहीं कर पाए, परफॉर्मेंसेस, लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हुई।
तो इफेक्ट तो ज़रूर हुआ है, बट इस दौरान लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो लाइव परफॉर्मेंसेस लाइव जा रहे थे पूरे वक्त। जब लॉकडाउन था तो लोगों ने लाइव परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो किसी ना किसी तरह से डेफिनेटली वो जो लाइव परफॉर्मेंसेस हैं वो पूरे इफेक्ट हुए, बट लाइव परफॉर्मेंसेस हमने जो उस पर करे वो कंटिन्यू रखे इस कोरोना में भी, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपनी कला को हर वक्त जगाए रखना चाहता है, और इस दौरान भी वो डिप्रेशन में नहीं गया और अपनी परफॉर्मेंसेस उसने लाइव करी। तो इफेक्ट लाइव परफॉर्मेंसेस का जरूर हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। शबाना जी, जैसे आप तो बहुत सारे इवेंट्स को आप ऑर्गेनाइज भी करती हैं और बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ भी रखती हैं, ये जब ये कोरोना के पीरियड में लाइव का एक जो परफॉर्मेंस देना शुरू किया लोगों ने ऐप के ज़रिए या फिर ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस, तो इसमें एक बहुत बड़ा पहलू होता है लाइव ऑडियंस का। तो वो रिकॉर्डिंग में तो ये बातें चल जाती हैं, लेकिन जब परफॉर्म कर रहे हैं और किसी कलाकार के सामने लाइव ऑडियंस नहीं है जिसको अप्रिशिएट करती है, इस पर कितना असर पड़ता है उसके ऊपर? बहुत बहुत असर पड़ता है, क्योंकि एक लाइव प्रोग्राम करने का एक बात अलग होती है, बट आप जब एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम करते हैं या आपके सामने जब परफॉर्मेंस मतलब ऑडियंस नहीं होती है तो उसमें वो बात नहीं आती है, वो बात नहीं हो पाती। हालांकि इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत मतलब ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, जो पहुंचे भी हैं इस दौरान, क्योंकि हमारे जो क्लासिकल की ऑडियंस होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो हम ऑडिटोरियम में अगर प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ की जो भी कैपेसिटी है उतनी तो हमेशा फुल नहीं होती है, वो बहुत कम हो पाता है। पर जो हम ऑनलाइन हमने प्रोग्राम्स करे तो काफ़ी दूर दूर से भी लोगों ने उसको देखे, तो एक ये एक उसका प्लस पॉइंट रहा है। पर कहीं ना कहीं वो जो एक फील आता है जो लाइव परफॉर्मेंस सामने ऑडियंस होती है और वो जो दाद मिलती है, उससे तो हम बिल्कुल वो नहीं रहे, मतलब वो हमने मिस किया, वो हर आर्टिस्ट ने मिस किया। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तो बात ही अलग होती है। आगे और भी बात करेंगे। एक कॉलर अभय जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? शहला डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बिल्कुल, आप सवाल पूछिए, आपको सुन रहे हैं। शहला मैम से बात करनी। जी जी जी, वो आपको सुन रही है, आप अपना सवाल पूछें। शहला मैम, हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, हमारे दोनों बच्चों के गले खराब हैं। हेलो शहला मैम, हमारे दोनों बच्चों के गले खराब हो रहे हैं, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है गले में, और नोज भी चलती है। 50 साल से बड़े बच्चे को, तो जो 14 साल का है उसको, बड़े बच्चे को नोज चलती है, सुबह सुबह छींकें आती हैं, और इसमें थ्रोट इन्फेक्शन है। गला पूरा अंदर से पूरा मैंने देखा है लाल है, बाहर जा भी नहीं सकते हैं, अंदर बच्चे बंद हैं। तो उनको हमने ऐसी थ्रोल वगैरह दी, फायदा नहीं हो रहा है, लाल हो रहा है अंदर से गला साफ करता रहता है। गर्म पानी देते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम एहतियात बरतते हैं। थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ मैं, थोड़ा डॉक्टर के टच में शुरू से रहे हम। अब आप हैं तो मौका है, आप प्लीज अच्छी सलाह दीजिए, कौन सी दवाई दे दें, क्या करें, एहतियात तो बरतते हैं थोड़ा सा। सलाह जो है मैं यहाँ पर ये दूंगी, दवा तो मैं यहाँ नहीं दूंगी, लेकिन स्टीम जो है वो आप हफ्ते में 1 बार 2 बार बच्चों को देना शुरू करें। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इस टाइम ये तरन्नुम और अभय जी, ये बहुत कॉमनली हो रहा है कि लोग जो है या तो डर के एक्सेसिव टेस्ट करा रहे हैं, हर गला खराब हो रहा है उस पे कोविड टेस्ट हो रहा है, या फिर डर के घर बैठ रहे हैं कि कहीं वो कोविड ना निकल जाए। ठीक है, तो ये जो सीजनल चेंज है जिसमें आप गला खराब हो रहा है, ये सब हो रहा है, आपने एजिथ्रोमाइसिन भी दे दी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एंटी एलर्जिक दें, साथ में स्टीम इनहेलेशन करें। लेकिन आपको जरूरी नहीं है किसी हॉस्पिटल जाना है, किसी ईएनटी के पास जाना है, अपने जनरल प्रैक्टिशनर को भी। आपने देख लिया गला, मैं इस बात को मान रही हूं कि अंदर से लाल है, आपने देख लिया, लेकिन एक डॉक्टर की निगाह का तरीका दूसरा होता है, तो आप जरूर दिखाएं, क्योंकि इम्यूनिटी जो है अगर इस वजह से भी हमारी कम होगी तो आज के जमाने में हम अपनी लड़ने की ताकत को कम करने की बिल्कुल
गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। तो अगर कुछ चीज प्रोलॉन्ग हो रही है, और ये बात हमारे एल्डरली और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जैसे ही चेंज ऑफ सीजन आता है, जैसे ही मौसम बदलने लगता है, तो हल्का हल्का जुकाम ठंडक सबको होने लगती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस जमाने में, कोविड कोरोना के जमाने में हम क्या करें? तो ये करें कि पहले 5 से 7 दिन अगर आपने देखा आपकी एंटी एलर्जिक देके, या आपने जिस तरह इन्होंने एजिथ्रोमाइसिन दी, मैं वो भी नहीं रिकमेंड करूंगी अपने आप देने के लिए। आप सिर्फ स्टीम कीजिए, आप सिर्फ एंटी एलर्जिक लीजिए। लेकिन अगर 5 दिन में नहीं ठीक हो रहा है तो एक डॉक्टर से सलाह लेने में कोई नुकसान नहीं है, और खासकर आज के माहौल में बहुत जरूरी है। डॉक्टर शैला, इसी से जुड़ा एक सवाल है। कुछ लोगों को मेरे आसपास मैंने देखा है, उनको सर्दी जुकाम या गले में खराश तो नहीं है, लेकिन लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है। तो इसको क्या सिम्टम माना जाए इसको कोविड का? जी बिल्कुल माना जाएगा। लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट, ये 2 चीजें हैं अभय जी, जो एसिम्प्टोमेटिक लोगों में बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिनको और कोई सिम्टम नहीं है। यहाँ तो खांसी जुकाम भी नहीं है, वहां भी लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है। प्रॉब्लम सारी ये है कि, प्रॉब्लम कहिए या अच्छी बात कहिए, कि इन्फेक्शन बस वहीं तक रुक जाता है और सीरियस और सीवियर नहीं होता। इनको हम एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट कहते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट वायरस का जो प्रचार है या दूसरों को देने का काम है वो कम करते हैं, लेकिन फिर भी पता लगाने में कोई नुकसान नहीं। जी डॉक्टर शैला, जैसे आपने बीच में कहा कि कोविड की वजह से लोग डॉक्टर के पास जाने से घबरा रहे हैं, वो घर पर ही रह रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं वो नजरअंदाज हो रही हैं, लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे हॉस्पिटल्स के स्टैटिस्टिक्स देखिए, पिछले 6 महीने से अपेंडिक्स नहीं हुआ, गॉल ब्लैडर ऑपरेशन नहीं हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो खत्म हो गए। हो क्या रहा है कि लोग उन्हें दबा रहे हैं। चलिए कुछ तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन 90% पीपल आर कमिंग इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो होता यह है कि वो जो थोड़ा सा स्टमक पेन था, थोड़ा सा जो अपेंडिक्स का पेन था, जो वैसे ही ठीक हो जाता, अब वो बर्स्ट अपेंडिक्स और बर्स्ट उसकी तरह आ रहे हैं। और यही बात हार्ट पेन और इन सब चीजों में है। प्रॉब्लम दूसरी ये है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड फैसिलिटी बन गए हैं, वहां पर रेगुलर फैसिलिटीज कम हो गई हैं। तो मुश्किल पेशेंट को भी उतनी हो रही है कि अगर वो जाना चाहे तो वो जाए कहां। तो रिक्वेस्ट ये है सुनने वालों से कि अपने सिम्टम्स को नेग्लेक्ट मत कीजिए। जो आपके जनरल फिजिशियन, जो लोकल डॉक्टर होते हैं, जिनके क्लिनिक पे आप जाके दिखा सकते हैं। देखिए मैं भी क्लिनिक करती हूँ और मेरा भी एक्सपोजर रहता है लोगों से, तो हम लोग ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो अगर कोई मेरे क्लिनिक में आता है तो मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि वहां से कोविड नहीं लेके जाएगा। तो आप जो है अपने डॉक्टर के क्लिनिक पे या आसपास किसी से राब्ता जरूर कीजिए, अपनी बीमारी को निग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर क्या होगा कि निग्लेक्ट करके अगर वो सीरियस हो गया तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम लैंड करते हैं, और इमरजेंसी सिचुएशन हमेशा अच्छी नहीं होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तरन्नुम, में जैसा हम लोगों ने लगातार हमने चर्चा की है, ये कोरोना का पीरियड एक ऐसा रहा जहां लोग घरों में कैद रह रह के डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के शिकार हो गए, और ऐसे में एक बहुत बड़ी रेमेडी म्यूजिक मानी जाती है। तो शबाना जी से पूछते हैं इसमें कि आपका तो ऐसे घराने से ताल्लुक है, खासकर ध्रुपद में और शास्त्रीय गायन में बहुत ही लंबी परंपरा रही है। तो आप कैसे सुझाव देती हैं लोगों को, किस तरीके का म्यूजिक सुने, क्या गाएं या क्या सुने जिससे थोड़ा उनका मूड एलिवेटेड रहे, अच्छा फील करें? जी, सबसे अहम बात इसके अंदर है कि म्यूज़िक सच में आपको एक नई एनर्जी देता है, और आपको जो दिमागी सुकून है, बहुत सारे मतलब रिसर्च हुए हैं और कई ऐसे राग हैं जिससे आप उसको अगर सुने तो आप हील फील करेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे। और म्यूज़िक में वो ताकत है कि जब आप सुनते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, और वो कोई भी हो, शास्त्रीय संगीत जिसमें जिसकी रुचि हो, अगर वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो वो सुने, वो आपको रिलैक्स देगा। या आप कोई भी अच्छा म्यूज़िक जो सूदिंग हो आप सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुद एक अंदर से अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। और ये जो डिप्रेशन से निकलने का मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक या हमारा एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है जिससे आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। आपने और वो जी आपने शास्त्रीय संगीत की बात की, सुगम संगीत की बात की। पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में हमने देखा है कि एक जो क्लासिकल म्यूजिक जो है वो कहीं एक सिमट के रह गया है, मतलब उसका आम लोगों तक
पहुंचना थोड़ा मुश्किल बिल्कुल, हुआ है इस उसको- करके उसके कि वो समझ सुनने नहीं वाले पाते कम कि हो दरअसल गए हैं, जी। क्या गाया जा रहा है। कई बार हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें लोगों को समझ में आने वाले बोल इस्तेमाल करते हैं, तो जरा वो लोग जब उसमें आते हैं उसके बाद उनको उसकी शास्त्रीय जो गायकी वो समझ में आती है। तो इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा है और आप किस तरीके से इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं? ऐसा है अभय जी कि हम लोग जो है लगातार कई वर्षों से एक्चुअली, क्योंकि ये हमारे यहाँ या जो भी इस परंपरा को लेके चल रहे हैं, शास्त्रीय संगीत की परंपरा को लेके चल रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को कह सकते हैं और उनसे जुड़े लोग या उनको सुनने वाले जो हमारे म्यूज़िक लवर्स हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि म्यूज़िक का आपकी ज़िंदगी में कितना असर होता है इसको सुनने से। और इसको एक मतलब शास्त्रीय संगीत जो हम क्लासिकल स्पेशली जब हम ध्रुपद की बात करते हैं या फिर हम ख्याल की बात करते हैं, वो लोगों तक कम है या वो इतने आम लोगों तक पहुंचा हुआ नहीं है। पर मैं समझती हूँ कि अब काफ़ी अरसे से ये बहुत लोगों तक पहुंच रहा है और उसको लोग उसी तरह से सुन रहे हैं जैसे एक फिल्मी संगीत को सुना करते थे। पर हाँ, ज़रूर उसकी जो परसेंटेज है वो फिल्मी संगीत से तो डेफिनेटली कम है। पर जब आप एक बार उसको सुनते हैं या उसमें रुचि लेके आप उसके पास मतलब उसको सुनने का प्रयास करते हैं, तो उस पर बहुत पॉजिटिव आप ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल को आप बहुत अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं। और जहाँ तक डिप्रेशन का, ज़्यादातर लोग बात जो कहते हैं कि डिप्रेशन में हम जा रहे हैं, पर एक म्यूजिक के जरिए आप अगर उससे डिप्रेशन से निकल भी सकते हैं। जी बिल्कुल शबाना जी, किसी एक कॉलर से भी हमारे साथ जुड़ गए, आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी हेलो हेलो जी बताएं। हेलो, हाँ डॉक्टर शीला अग्रवाल बात कर रहे हैं क्या? जी मैं यहाँ हूँ, आप बताइए। जी हैं, मौजूद हैं, बताएं। जी डॉक्टर मैडम नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ बताएं, उन तक आपकी आवाज पहुंच रही है। हम सब सुन रहे हैं। हाँ मेरा लड़का है ना जो दुबई से, वो पॉजिटिव आया, 14 दिन क्वारंटीन में था। उसके बाद ये उसको फिर एक बार टेस्ट कराना है क्या? नए तौर से फिर इधर बेंगलोर कर्नाटका में आ रहा है कल। 14 दिन तो उधर क्वारंटीन में था। क्वारंटीन और आइसोलेशन दो तरह की है। जब कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको आइसोलेशन बोला जाता है कि वो 14 दिन तक अलग रहेगा कि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना दे सके। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि जब आदमी आया उसको आपने एक अलग उसमें रखा क्योंकि आपको स्टेटस पता नहीं है। तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि जब आपका बेटा कर्नाटका आता है तो आप उसका एक टेस्ट करा लीजिए और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट आती है तब तक एक अलग कमरे में उसे रखिए ताकि उसके लिए भी बेहतरी हो और आपके लिए भी बेहतरी हो। जी बिल्कुल डॉक्टर शैला, जैसे आपने यहाँ पर कहा कि क्वारंटीन और आइसोलेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो अगर घर पर ही कोई क्वारंटीन हो रहा है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्योंकि लोग इसको भी लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। जी हाँ देखिए, एक तो जैसे मैंने बोला क्वारंटीन का मतलब है कि आप कहीं से क्वारंटीन, आपको कहीं भी जाने से पहले या कहीं से आप आए हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके अंदर वो वायरस है और 14 दिन में वो निकल जाएगा, तब आप दूसरों से हिले मिलेंगे। आइसोलेशन का मतलब है कि आप किसी के कांटेक्ट में आए जो पॉजिटिव था तो आप उसको अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। देखिए, आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप टेस्ट कराइए। टेस्ट रिपोर्ट आने में भी तरन्नुम, क्योंकि 24 से 48 आवर्स लगते हैं, तो उस दौरान जो आपको एक अपने कमरे में अलग रहना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, जैसे बहुत सारे घरों में ये पॉसिबल नहीं है कि एक अलग बाथरूम और कमरा हो, तो आप कम से कम मास्क पहन के बात करेंगे। और खासकर जो घर में ज्यादा प्रोन लोग हैं, जैसे एल्डरली हैं या बच्चे हैं, तो उनके साथ नहीं बैठेंगे, 6 फीट की दूरी बना के रखेंगे। तो ये सब जो एहतियात है, जब तक आपका नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक आपको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी, यहाँ पर शबाना जी से बात हो रही थी हमारी। शबाना जी, आप बता रही थी कि आर्टिस्ट किस तरह से कोशिश करते हैं दूसरों की मेंटल जो हेल्थ है उसको सुधारने का, लेकिन एक कोशिश इस दौरान, कोविड के इस दौर में आपने भी की है। आपने भी कोविड के ऊपर एक पोइट्री लिखी है, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप वो जो पोइट्री है हमारे व्यूअर्स को सुनाएं।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तरन्नुम जी। एक्चुअली उस वक्त ऐसा ऐसा टाइम था कि हम सब लोग इतने डिप्रेशन का दौर था, लोग बाग जो शुरुआती दौर था उसमें बहुत परेशान थे। तो एक उसको ही ध्यान में रखते हुए कुछ मैंने लिखा था उस वक्त कि जिंदगी रुक सी गई हो जैसे, जिंदगी रुक सी गई हो जैसे, लम्हा फिर भी वो चल रहा जैसे, लम्हा फिर भी वो चल रहा जैसे, रुकते लम्हों ने सिखाया है हमें, जिंदगी कुछ भी नहीं हो जैसे, जिंदगी कुछ भी नहीं हो जैसे। ये जो एक खौफ जहन पे तारी है, ये जो एक खौफ जहन पे तारी है, लम्हा लम्हा वो बढ़ रहा जैसे, इसने फिर जीना सिखाया है हमें, कोई नई शक्ल में ढाले जैसे, कोई नई शक्ल में ढाले जैसे। अब जो रुखसा गया है दौरे सफर, क्या वो जारी रहेगा कल वैसे? हमें पता है गुनहगार हैं हम, बख्शने वाला तो तू ही है कब से, बख्शने वाला तो तू ही है कब से, जिंदगी रुक सी गई हो जैसे। तो उस वक्त जब ये शुरुआत थी कोरोना की और सब लोग इतने सहमे डरे से थे, जब कुछ नहीं पता था कि क्या होगा कल, इवन आज भी नहीं पता है जिस तरह से ये कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, और उस वक्त तो कुछ नहीं अंदाजा था कि क्या होने वाला है। तो लग रहा था सब चीजें रुक सी गई हैं, पर फिर भी आर्टिस्ट जो है या एक कलाकार या जो एक कॉमन इंसान भी है, वो उन सब चीजों से निकलना चाहता है। वो खौफ भी है उसके जहन में, और एक कहीं उसको उम्मीद भी है कि कल तो आएगी और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो एक कश्मकश जो जिंदगी की इस हमने इस दौर में 5-6 महीने में जो देखी है, जो दुनिया देख रही है, उससे सब बहुत ही जहनी तौर पे तो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे हैं, पर फिर भी उसमें हिम्मत नहीं हारी है। और कलाकार हो या एक आम इंसान हो जो रोजमर्रा की जिंदगी जो जी रहे हैं, हम कहीं पॉजिटिव भी हैं और कहीं नेगेटिव भी हैं, तो उससे पर निकलने की जरूर कोशिश करिए सबने, और निकली है, क्योंकि उस दौर में भी लोगों ने अपनी परफॉर्मेंसेस जारी रखी, वो चाहे से हम ऑनलाइन होके कर रहे हों या फिर हम किसी और जरिए से कनेक्ट हों लोगों से। तो बहुत कुछ कोरोना ने हमें सिखाया है। और बिल्कुल, और आपको लगता है कि कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा हम सभी की जिंदगी में, हमारी सोच में, जो हमारे जीने का तरीका है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे लिखा है कि उसने फिर जीना सिखाया हमें, बहुत सारी सब चीजें दोबारा से उसने रिवाइव कर दी है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो इस कोरोना के दौरान हमने सीखी, कि हम घर पे थे और लोगों से कनेक्ट थे, और जो चीज हम नहीं आम तौर पे कर पा रहे थे वो हमने इस दौरान करी। शबाना जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है, म्यूजिक पर ही हमारी बात हो रही है और कैसे म्यूजिक हमको जिंदा रखता है। तो वुहान में भी जहाँ से इसके स्प्रेड की शुरुआत हुई थी, जब जिंदगी के नॉर्मल वो वापसी की तरफ जब ऐलान किया चाइना की सरकार ने, तो सबसे पहले वहाँ पर एक सी बीच पार्टी के साथ साथ म्यूजिक कंसर्ट का भी वहाँ पर एक आयोजन किया गया था। तो एक तरीके से म्यूजिक ही वो जरिया है जिसमें न सिर्फ हमको उसने कोरोना के इस दौर में बहुत जिंदा रखा है, जज्बा हमारा बरकरार रखा है, बल्कि एक ऐलान भी किया गया जब म्यूजिक अगर लोगों के सामने इस तरीके से सामने आए कंसर्ट के तौर पर, और ऐसे में तो लगता है कि यहाँ जिंदगी नॉर्मल पटरी पर आ गई है। बिल्कुल साहब, लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि हम कब ये कॉन्सर्ट सुन पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा जरिया है जो आपको कनेक्ट कर देता है लोगों से। आप कहीं पर भी हो, वो किसी भी तरह का, जैसे मैंने कहा कि वो किसी भी तरह का म्यूजिक हो, वो आपको कनेक्ट कर देता है और आपको एक अलग दिमागी सुकून देता है म्यूजिक। आप कितने भी परेशान हो, अगर आप एक अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो म्यूजिक में ये ताकत है जो आपको ऊपर वाले से कनेक्ट करता है और वो लोगों से भी कनेक्ट कर देता है। अगर सही, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि सही सुर लग जाता है, तो आप तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं।
तो ये इसमें एक पावर है जो मैं समझती हूँ हर इंसान इसको मानता है और वो एक्सपीरियंस करता है अपने लाइफ में इस बात को कि आप किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं थ्रू म्यूजिक। जी बिल्कुल, जो म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं, या म्यूजिक की ही बात क्यों करें, कोई भी किसी भी तरह की जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं हमें जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करती है। डॉक्टर शहला, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछूंगी, क्योंकि अक्सर ये लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन आएगी क्या वो सभी के लिए सेफ है, या फिर किसी को किसी तरह की कोई बीमारी है तो उनके लिए सेफ नहीं भी है। और मैम, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो बहुत मुख्तसर सा जवाब। जी, अभी तक हमें किसी को, साइंटिस्ट को ये नहीं पता है, क्योंकि अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई है। तो होपफुली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ये सबके लिए सेफ होगी, लेकिन हम सबसे पहले वल्नरेबल एज ग्रुप को देंगे, यानी कि हमारे एल्डरलीज को और हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो वैक्सीन से ज्यादा अपनी इम्यूनिटी बनाने की हमें जरूरत है। जी, और आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभय जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हम सभी को कोरोना से बचने के लिए तमाम एहतियात जो है वो बरतनी होंगी, और तब तक हमें कोरोना से बचे रहना है जब तक मार्केट में कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आ जाती जो कोरोना को मार गिराए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।